हेलो डियर स्टूडेंट्स, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और आज की इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 जिसके अंदर आप सीखने वाले हैं पोएट्स एंड पेनकेक्स के बारे में। इस चैप्टर के अंदर आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं उन वर्ड मीनिंग्स को कवर करेंगे। इसके साथ साथ इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं उन क्वेश्चन आंसर को भी कवर करेंगे और इसके अलावा इस कंप्लीट चैप्टर के इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर के अंदर एक्चुअल में क्या दिया हुआ है और कैसे हम इस कंप्लीट चैप्टर को समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर क्या दिया हुआ है। तो अगर आप इसके फर्स्ट पैसेज को देखें तो आप इजिली रिलेट कर पाएंगे। पेनकेक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल दैट जैमिन स्टूडियो बॉट इन ट्रक लोड्स। अब मैं आपको बताऊं कि जो जैमिनी स्टूडियो है उसके मेकअप के जिस सामान को बहुत ही ट्रक लोड्स करके मंगाया जाता था, भारी मात्रा में मंगाया जाता था, उसका एक ब्रांड नेम था पैनकेक। ग्रेटा गर्बो मस्ट आई हैव यूज्ड इट, मिस गोहर मस्ट हैव यूज्ड इट, वैजंती माला मस्ट हैव यूज्ड इट, बट रत्ती अग्निहोत्री may not have even heard of it। ग्रीटा गार्बो एक जो स्वीडिश एक्ट्रेस थी और उन्होंने इसको काम में लिया होगा। कुमारी गौहर ने लिया होगा काम में, मिस गौहर ने लिया होगा। इसके अलावा वैजंती माला ने भी इसे काम में लिया होगा, लेकिन रति अग्निहोत्री ने शायद इसके बारे में सुना भी नहीं होगा। The makeup department of Jammin Studio was in upstairs of a building that was believed to have been Robert Clive stable। और Jammin Studio का जो मेकअप डिपार्टमेंट था उस बिल्डिंग के सबसे ऊपर में था, जिसे विश्वास किया जाता था कि ये रॉबर्ट क्लाइव का एक तरीके से स्टेबल्स है। और a dozen other buildings in the city are said to have his residence। और सिटी में, शहर में दर्जनों ऐसे बिल्डिंग्स थी, भवन थी जिनका रॉबर्ट क्लाइव का उनको निवास बताया जाता था। For his brief life and even briefer stay in Madras, Robert Clive seems to have done lot of moving besides fighting some impossible battles in remote corners of India and marrying a maiden in Saint Mary Church in Fort Saint George in Madras। देखिए, जो दर्जन भर जो यहाँ पे बिल्डिंग्स थी वहां पे उनको बताया जाता था कि ये रॉबर्ट क्लाइव का निवास स्थान है। और भारत के सुदूर कोनों में कुछ असंभव युद्ध लड़ने और मद्रास के जो फोर्ट जॉर्ज और या फिर मैरी चर्च में एक कन्या विवाह के अलावा एक छोटा सा जीवन मद्रास के उससे भी अधिक संक्षिप्त ठहराव के दौरान लगता था। और रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत निवास स्थानों को बदला होगा। और अगर हम यहाँ पे देखें और कुछ मीनिंग्स को समझने की कोशिश करें तो आप इजीली समझ पाओगे कि डिपार्टमेंट का मतलब होता है कि ये आपका एक विभाग हो गया, राइट। और ब्रीफर का मतलब होता है लास्टिंग, टेकिंग अ शॉर्ट टाइम, राइट। और कॉर्नर्स का मतलब होता है कोने, प्लेस जहां पे बिल्कुल सरफेस उसके मीट कर रहे हो वो कॉर्नर होता है। और अगर हम आगे बढ़े और चीजों को देखें तो यहाँ पे आप देख पाओगे द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ हेयर कटिंग सैलून विथ लाइट्स एट ऑल एंगल अराउंड half a dozen लार्ज मिरर्स। यह मेकअप रूम किसी हेयर कटिंग का जो सैलून होता है ना वो वैसा लगता था, जिसमें करीब आधा दर्जन जो ग्लासेस होती हैं, जो मिरर्स होती हैं, वो उसके चारों ओर हर दिशा में लाइट्स लगी हुई थी। देयर वर ऑल incandescent lights so you can imagine the fiery mystery of those subjected to makeup। और वे सभी एक बहुत से तेज से प्रकाश वाले जो बत्तियां होती है ना वो थी। तो मेकअप करने वाले जो तब थे बहुत ही प्रभावित, बहुत से कष्ट से प्रभावित होने की आप कल्पना कर सकते हो कि पहले मेकअप विभाग का एक जो मुखिया था वो एक द मेकअप डिपार्टमेंट वाज फर्स्टली हेडेड बाय अ बंगाली हु बिकेम टू बिग फॉर स्टूडियो एंड लेफ्ट।
और पहले मेकअप डिपार्टमेंट जो था उसका एक मुखिया बंगाली था, जो कि स्टूडियो की तुलना में बहुत बड़ा हो गया था, जिसे वहां काम करना अब तुच्छ लगने लगा और वो काम छोड़कर चला गया। He was succeeded by Maharashtrian who was assisted by Darwar, Kandinga and the Andhra and Madras Indian Christians and Anglo-Burmans and the usual local Tamils। और उसके बाद एक महाराष्ट्री आया जिसकी मदद एक कह सकते हो कि जो कन्नडिया होते हैं, आंध्र के निवासी जो थे मद्रास में, एक भारतीय ईसाई, एंग्लो बर्मी और आम स्थानीय तमिल लोगों द्वारा की जाती थी। जो यूजुअली जो तमिल होते थे ना, लोकल तमिल, उनके द्वारा की जाती थी। All the shows that there was a great deal of national integrations long before AIR and the Doordarshans began broadcasting the programs on a national integration। तो आप कह सकते हो कि जितने भी कार्यक्रम थे और जो भी यहाँ पे यह सब दिखता था वो ऑल इंडिया रेलवे और दूरदर्शन जो होता था उसके राष्ट्रीय अखंडता पर जो कार्यक्रम होते थे, उन कार्यक्रमों के प्रसारण की शुरुआत बहुत पहले से ही और अधिक राष्ट्रीय अखंडता थी, मतलब इंटीग्रेशन था, एक नेशनल इंटीग्रेशन था। सो धीरे धीरे यहाँ पे आप देख पाओगे कि जो वर्ड मीनिंग्स हमारी दी हुई हैं वो किस तरीके की दी जा रही है। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स की अगर हम बात करें तो आप देख पाओगे एक दिया हुआ है इनकेंडेसेंट। इसका मतलब क्या होता है? जहां पे ब्राइट लाइट हो, बहुत ही चमकीला हो, राइट। इमेजिन का मतलब होता है आपकी कल्पना है, आप जिस चीज को सोचते हो, जिसमें विश्वास रखते हो। और इंटीग्रेशन का मतलब होता है आपकी अखंडता, एक कंप्लीट चीज जिसको हम खंड खंड नहीं कर सकते, जिसको तोड़ नहीं सकते, उसको हम कहते हैं अखंडता। सो नेशनल this gang of nationally integrated makeup men could turn any decent looking person into the hideous crimson hued monster with the help of truckloads and pancakes and the number of other locally made potion and lotion। So this gang, अब ये जो राष्ट्रीय अखंडता में बधे मेकअप वाले लोग का एक दल था जो किसी भी अच्छे भले दिखने वाले आदमी को भारी मात्रा में पैनकेक और जो स्थानीय स्तर पर बनाई गई क्रीम थी उनका बिल्कुल द्रवो जो क्रीम्स थी उनको लालिमा युक्त दैत्य में बदल सकता था वो। यहाँ फिर से हम देख लेते हैं। दिस गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन कुड टर्न एनी डिसेंट लुकिंग पर्सन इनटू अ हाइडियस क्रिम्सन hued monster with the help of truckloads of pancake and a number of other locally made potion and lotion। तो आप कह सकते हो कि ये जो राष्ट्रीय अखंडता में जो बधे मेकअप करने वाले जो लोग थे, यह भारी दल, यह एक दल किसी भी अच्छे भले दिखने वाले आदमी को भारी मात्रा में जो पैनकेक्स थे और जो अन्य स्थानीय स्तर पर बनाई गई क्रीम्स, द्रव, इनकी लालिमा युक्त भयावह दैत्य में बदल सकते थे। Those were days of mainly indoor shootings and only 5% of the film was shoot outdoors। उन दिनों शूटिंग मेनली स्टूडियो के अंदर ही होती थी और केवल 5% जो शूटिंग होती थी वो बाहर होती थी। So I suppose to set and studios light needed the girls and boys to be made to look ugly in the order to लुक प्रेजेंटेबल इन द मूवी। और मुझे लगता है कि फिल्म में जो दर्शनीय दिख सके और इसके लिए सेट पर स्टूडियो के जो लाइट्स होती हैं उसमें लड़के लड़कियां को भद्दा दिखने की जरूरत होती है, यदि अर्थात भद्दे मेकअप के बाद वे फिल्म में सुंदर दिखाई पड़ते थे। अ स्ट्रिक्ट हायरार्की वाज मेंशन्ड इन अ मेकअप डिपार्टमेंट। और मेकअप डिपार्टमेंट में एक बहुत ही कठोर स्ट्रिक्ट एक हायरार्की होती थी और उसको मेंटेन किया जाता था। द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेस अगले हिज सीनियर असिस्टेंट ऑफ द सेकंड हीरो एंड हीरोइन, द जूनियर असिस्टेंट मेन कॉमेडियन एंड सो फोर्थ। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो मेकअप का जो क्रम था उसमें जो मेन मेकअप करता होता था वो अभिनेताओं को और अभिनेत्रियों को बदसूरत बनाता था। उसके बाद जो उसके सहायक होते थे, दूसरे नंबर पे जो नायक नायक होते थे उनको, फिर जो कनिष्ठ सहायक होते थे वो जो हास्य कलाकार होते थे, जो इसी क्रम में आगे की तरफ में वो
जो कॉमेडियंस होते थे, मेन कॉमेडियन होते थे, सो फोर्थ, इस तरीके से वो चलता था। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें चीजों को और समझने की कोशिश करें तो क्रिम्शन का मतलब होता है शेन्युगनरी, और पोशन का मतलब होता है ड्रिंक एंड ड्राफ्ट, और स्ट्रिक्ट का मतलब होता है बहुत ही कठोर, रिजिड, इसको इन्फोर्स्ड कहते हैं, जिसको हम मेंटेन करते हैं, मतलब कठोर तरीके से। द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड वर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय। मेकअप करते समय आप कह सकते हो कि अच्छा, भीड़ की जो भूमिका होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है क्राउड की, वो उसमें जो अदा करने वाले जो पात्र, उनकी जिम्मेदारी ऑफिस बॉय की होती है। इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियो हैड अ ऑफिस बॉय। ऑन द डेज when there was a crowd shooting, you could see him mixing his paint in a giant vessel and slapping its crowd players. अब जेमिनी स्टूडियो में भी एक मेकअप विभाग में एक ऑफिस बॉय था, और जिस दिन भीड़ की शूटिंग होती थी, आप उसे बड़े बर्तन के रंग में घोलते हुए भीड़ की भूमिका अदा करने पर पात्रों को पोतते हुए या लगाते हुए देख सकते हो। The idea was to close every pore and the surface of the face is process of applying makeup. और मेकअप करते समय ये आइडिया रहता था, ये विचार रहता था कि हर जो चेहरा है वो प्रत्येक उसके जो छिद्र हैं वो ढक जाएं। और he was not exactly a boy. He was in his early 40s, having entered the studios years ago and hope becoming a star actor and the top screenwriter, directors and the lyrics writer. वो आप कह सकते हो कि एक सही मायने में लड़का नहीं था, वो एक 40-45 के बीच का था, और उसने उत्कृष्ट जो कलाकार था और बढ़िया मेकअप, पटकथा, निर्देशन, गीतकार बनने की आशा में उसने वर्षों पूर्व स्टूडियो में प्रवेश किया, और थोड़ा सा कवि भी था, लिरिक्स राइटर भी था। सो जाइंट का मतलब होता है बड़ा, राइट, ह्यूज, ग्रेट साइज। होप का मतलब होता है आशा। और अगर हम आगे बढ़े और चीजों को देखें, समझने की कोशिश करें, तो चीजें बहुत इजी आपको लगेंगी समझने में। इन दोज डेज आई वर्क इन अ क्यूबिकल हुज होल साइड विच आर फ्रेंच विंडोज। और मैं आपको बताऊं कि उन दिनों में एक कोठरी में काम करता था जिनकी पूरी 2 साइडों में फ्रेंच विंडो थी। उस समय ये नहीं जानता था कि फ्रेंच विंडो इन्हें फ्रेंच विंडो कहा जाता था, ये मैं नहीं जानता था। और देखिए, जब भी आप है ना मेरे साथ पढ़ने बैठे, तो अपनी जो बुक्स हैं उनको साथ ले रखें और हाइलाइटर रखें, पेन पेंसिल रखें, ताकि आप बिल्कुल लाइन बाय लाइन चीजें जब हम रीड आउट कर रहे हैं और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको भी चीजों को समझना पड़ेगा, तो ही आप इन चीजों की मीनिंग को समझ पाएंगे। एक्चुअल जो क्या कह रहा है उस पैसेज में, उस चीज को भी आप समझ पाएंगे। तो आप कह सकते हो कि उन दिनों मैं एक कोठरी में काम करता था, और जिसकी पूरी 2 साइड फ्रेंच विंडो थी। उस समय मैं ये नहीं जानता था कि इनको फ्रेंच विंडो कहते हैं। I didn't know that time they were called a French window. Seeing me sitting at my desk and tearing up newspaper a day and a day out, most people thought I was doing. और एक चीज मैं आपको बताऊं कि दिन भर काफी समय तक अखबार को फाड़ते हुए, मोड़ते हुए देखकर बैठता, तो ज्यादातर जो लोग थे वो सोचते थे कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। I was doing a next to nothing. It is likely that boss थॉट लाइक टू। और इसलिए ऐसा लगता था कि मुझे काम दिया जाना चाहिए और मैं कुछ नहीं कर सकता, और ये संभव है कि ये बॉस भी ऐसा ही सोचता हो। सो एनीवन हु फेल्ट आई शुड बी गिवन मोर ऑक्यूपेशन वुड बैरज इनटू माय क्यूबिकल एंड डिलीवर एक्सटेंडेड लेक्चर। इसलिए मुझे भी लगता था कि मुझे काम दिया जाना चाहिए, तो वो मेरी क्लास में आते और एक लंबा भाषण दे देता था। और जो the boy in a makeup department had decided I should enlighten on how great library talent was being allowed to go west end department fit only for barbers and privatives, right? तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो लड़का था
और जो मेकअप विभाग का जो लड़का था वो तय कर चुका था कि मुझे यह जानकारी दी जानी चाहिए किस तरह के साहित्यिक जो प्रतिभा है उसको ऐसे विभाग में बेकार नहीं हो रही थी जो केवल नाइयों और जो कुमाग्री हैं उनके लिए वो उपयुक्त था। शीघ्र मैं प्रार्थना करता हूं कि भीड़ की शूटिंग हर समय चलती है, अन्यथा मैं इस काव्य से नहीं बच सकता था। सो enlighten how to great literary talent being allowed to waste of department it fit for only barbers and perverts। सो यहाँ पे ऑक्यूपेशन का मतलब होता है व्यवसाय और इनलाइटेंड का मतलब होता है फैक्चुअली वेल इन्फॉर्म्ड हो किसी चीज को लेकर के, उसको हम कहते हैं इनलाइटेंड होना। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मेकअप वाला लड़का था उसने डिसाइड कर लिया था, उसने ये तय कर लिया था कि ये जो है जो चीजें हैं मुझे केवल जानकारी दी जानी चाहिए कि किस तरीके से एक साहित्यिक प्रतिभा एक ऐसे विभाग में बेकार हो रही है जो केवल बाल बनाने वालों या किसी जो कुमाग्री होते हैं उनके लिए उपयुक्त था। शीघ्र ही मैं प्रार्थना करता था कि भीड़ की शूटिंग हर समय चलती रहे, अन्यथा मैं इसके काव्य से नहीं बच सकता था। राइट। और अगर आगे बढ़े चीजों को देखें और समझने की कोशिश करें तो यहाँ लिखा हुआ है कि सून आई वॉज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम। मैं प्रार्थना करता था कि जो क्राउड शूटिंग है हमेशा चलती रहे और नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज इपिक्स। और ये चिड़चिड़ाहट की हर जो अवस्था थी उसमें पाएंगे कि खुले तौर पर या गुप्त रूप से और हर अवस्था में पाएंगे कि इन द instance of frustrations you will always find the anger directed towards a single person openly or covertly, and this man of the makeup department was convinced that all his was ignominy and neglect were due to कोठामंगलम सुबु। और चिड़चिड़ाहट की जो हर एक अवस्था उसमें आप पाएंगे कि खुले तौर पर या गुप्त रूप से आप कह सकते हो कि क्रोध या फिर किसी ऐसी व्यक्ति की ओर वो निर्देशित होता था। और जो मेकअप विभाग होता था इस पर आदमी को जो विश्वास था कि मेकअप विभाग में जितने भी उसके सारे दुख अपयश उपेक्षा कोट मंगलम शुभु के कारण थे। कोट मंगलम शुभु वॉज नो, और शुभु वॉज नंबर 2 एट द जेमिनी स्टूडियो। शुभु जो था वो नंबर 2 पे था जेमिनी स्टूडियो में। ही कुड हैव अ मोर इनकरेज ओपनिंग इन फिल्म्स देन ग्रोवन मेकअप बॉय हैड। और आप कह सकते हो कि भले ही शुभु नंबर 2 पर था फिल्मों में, जो हमारे बड़े मेकअप लड़के से ज्यादा उत्साहवर्धक शुरुआत उसकी नहीं हो सकती थी। राइट। और इसके अलावा आप कह सकते हो कि फिल्मों में हमारे बड़े मेकअप लड़के से ज्यादा उत्साहवर्धक शुरुआत किसी उसकी हो ही नहीं सकती थी। अ ग्रोन मेकअप बॉय हैड ऑन द कॉन्ट्रेरी he must have had a face more uncertain and difficult times, for even he began his career there were no formally established film producing companies or studios। और इसके विपरीत आप देखोगे कि जो अपेक्षाकृत अधिक अनिश्चित और कठिन समय देखा होगा, क्योंकि जब उसने अपना करियर शुरू किया उस समय कोई भी एक सुव्यवस्थित फिल्म निर्माण की स्टूडियो नहीं थी, कंपनी नहीं थी। राइट। और तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो चीजें, एक तो इग्नोमिटी, इसका मतलब होता है डिश ऑन। राइट। और कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है अपोजिट, जो नेचर में अपोजिट होती है उसको हम कहते हैं। राइट। और इसके विपरीत जो होती है उसको हम कहते हैं। सो ये तो आप समझ पाए होंगे, आगे बढ़ते हैं। He could have had encouraged opening in films than grown-up makeup boy had, or on the contrary must have a face for uncertain and difficult times for began his career in no firmly established producing company studios। He could have no more encourage, और उसके पास आप कह सकते हो कि उसके अलावा किसी और के पास इनकरेज नहीं था उस बच्चे के अलावा। और इसके विपरीत आप कह सकते हो कि उसने अपना जो एक अनसर्टन डिफिकल्ट टाइम्स था जब उसने करियर स्टार्ट किया था, इवन द मैटर ऑफ एजुकेशन स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन शुड डिडंट हैव अप्रिशिएट लीड बाय आवर बॉयज।
शिक्षा के मामले में भी, खासकर जो औपचारिक शिक्षा के मामले में, सुबु हमारे लड़के से ज्यादा आगे नहीं रहा हो, और परंतु बाय द वर्च्यू ऑफ ब्रॉन इन ब्राह्मण एंड वर्च्यू इन नीड ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर मोर एफ्लुएंट सिचुएशंस एंड पीपल। और आपको मैं बता दूं कि जो सुब्बू था वो हमारे लड़कों से ज्यादा आगे नहीं रहा होगा, परंतु ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के कारण, जो कि वास्तव में एक क्वालिटी थी, गुण था, वो उससे अधिक समृद्धिपूर्ण हालत में और भी लोगों को देखे होंगे। और इसके अलावा अनसर्टन का मतलब होता है अनिश्चित, और एफ्लुएंट का मतलब होता है अबाउंडिंग एनीथिंग, या अबंडेंट मतलब होता है छोड़ देना, राइट। सो he had ability to look cheerful all the time even after had a flop film। जो असफल फिल्में होती थी, जो फ्लॉप फिल्में होती थी, उसमें भाग लेने के बावजूद भी वो हर समय खुश दिखाई देने की क्षमता थी। he always had worked for somebody, he could never to do things on his own, but his sense of loyalty made him identify himself with the principal completely and that turn his entire creativity to the principal advantage। He was tailor made for films। उसकी जो एबिलिटी थी ना, उसकी जो एबिलिटी थी, उस एबिलिटी में भाग लेने के बावजूद भी हर समय वो खुश दिखाई देती थी उसकी क्षमता। उसके पास हर समय दूसरों के लिए काम होता था, वो स्वयं कोई काम नहीं करता था, किंतु उसकी वफादारी थी, उसकी जो तारतम्यता थी काम करने में। सबसे जो मेन प्रधान फिल्म होती थी उसे निर्माण करवा दिया, आप कह सकते हो चीजों को। आप देख सकते हो कि उसकी जो पूरी क्रिएटिविटी है, उसने पूरा कंप्लीटली एक फिल्म के निर्माण में उसने लगा दिया था। उसकी जो रचनाशीलता थी, क्रिएटिविटी थी, उसको फायदे में लगाया था, प्रिंसिपल एडवांटेज। और ही वॉज अ टेलर मेड फॉर फिल्म। और वह एक ऐसा आदमी था, वो फिल्मों के लिए पूरी तरीके से उपयुक्त था यार। Here was a man who could inspired when commanded। और ये एक ऐसा आदमी था, जब आदेश दिया जाता था तो वो बिल्कुल इंस्पायर्ड हो जाता था। The rat fights and tigers underwater, kills but take pity curves and sends them lovely। I don't know how to do the scenes। A producers would say Subbu would come out and fourways and rat pouring affections and victims of spleen। चूहा पानी में जो टाइगर से बाघिन होती है उससे लड़ता था और उसे मार देता है, किंतु वो शावक पर दया करता है और प्यार से उसकी देखभाल भी करता है। और मैं नहीं जानता कि ये जो दृश्य है, ये जो फिल्म है, ये कैसे उसका फिल्मांकन करेंगे। और जो फिल्म मेकर्स हैं, वो निर्माता प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि सुबु चूहे के जो शिकार है वो बाघिन के बच्चों के ऊपर चूहे के प्यार द्वारा दया, प्यार उड़ेलने के 4 तरीके बता देता है। ठीक, लेकिन नहीं जानता था कि यह पर्याप्त प्रभावशाली है या फिर नहीं है। सो निर्माता कहते भी हैं उससे, सुबु वुड कम 4 ways red pouring affection victim of flea। वो क्या करता है, वो 4 तरीके बता देता है। सुबु शिकार जो बाघिन होती है, बाघिन के बच्चे के ऊपर चूहे द्वारा प्यार उड़ने के 4 तरीके बता देता है। लेकिन ठीक है, मैं नहीं जानता कि यह पर्याप्त प्रभावशाली है या नहीं है। तो एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, और अफेक्शन का मतलब होता है एक अटैचमेंट, एक फोन्ड, एक लव, एक डिवोशन। और आगे अगर हम बढ़ते हैं, मैंने लिखा गुड, अच्छा, बट आई एम नॉट श्योर दैट इट्स इफेक्टिव इनफ। द प्रोड्यूसर वुड से एंड इन अ मिनट सुबु वुड कम आउट विद 14 मोर अल्टरनेटिव्स। वो कहता है कि यार, लेकिन मैं नहीं जानता कि, निर्माता कहता है कि मैं नहीं जानता ये काम करेगा कि नहीं करेगा, कितना प्रभावशाली है। तो 1 मिनट में ही सुबु से 14 और अल्टरनेटिव तरीके बता देता है। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड वाज सो इजी विद अ मैन लाइक सुबु around, and if ever there was a man who gave directions and definitions of Gemini Studio during the golden years, it was Subbu। सुबु जैसे आदमी के आसपास होना, फिल्म बनाना बहुत ही आसान रहा होगा। ऐसा था भी, और यदि मैं किसी आदमी को कभी ऐसा था जिसने जेमिनी स्टूडियो के इस स्वर्णिम वर्षों में दिशा और परिभाषा दोनों को ही बदल दी, तो वो सुबु था। एक कवि के रूप में सुबु वर्ड एंड ए सेपरेट आइडेंटिटी पोएट, एंड दो
he was certainly capable of more complex, higher forms, deliberately choose addresses his poetry and the masses. His success film overshadows and draft his literary achievements, or so his critics failed. So जो सुबु था वो उसकी एक अलग पहचान थी कवि के रूप में, यद्यपि उसने निश्चय ही ज्यादा जटिल थी, डेलिबरेटरी थी, और उच्च रचनाएं वो लिख सकता, डेलिबरेट कर सकता था। उसने जानबूझकर अपनी काव्य और जन सामान्य को वो बताता था, संबोधित करता था। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि उसके जो फिल्मों में उसकी जो सफलता थी, जो साहित्यिक उपलब्धियां थी, और इसके अलावा ही सक्सेस इन ओवरशैडोज ड्रॉन लिटरेरी अचीवमेंट्स ऑल्सो क्रिटिक्स फेल्ट। तो जो या उनको जो भी या उनके जो क्रिटिक्स थे उनको ऐसा लगता था। He composed several truly original story poems in a folk refrain and dictions. Also wrote a sprawling novel, Thilana Mohanbla, with dozen of very defty edge characters. और मैं आपको बताऊं कि उसने बहुत सारे टेक पर जो आधारित लोकगीत पर आधारित, आप कह सकते हो कि लोक भाषा में कई मौलिक जो काव्य कथा काव्य रचनाएं, उनसे अव्यवस्थित जो उपन्यास होते हैं उसे थिलाना मोहन बाल ने लिखा, जिसमें दर्जनों चरित्रों को चतुराई से उकेरा गया था, उसके ऊपर कैरेक्टर्स को बताया गया था। और he is quite successfully recreated the mood and manner of देवदास of early 20th century। और मैं आपको बताऊं कि 20वीं शताब्दी में उनके प्रारंभ में जो देवदासियां थी, उनके मन स्थिति और हाव भाव को वर्णन उसने बहुत ही सफलतापूर्वक किया था। और एक आश्चर्यजनक अभिनेता भी था। सो देखिए, यहाँ पे प्रोड्यूसर का मतलब होता है जो प्रोड्यूस करता है मूवीज, टेलीविजन का मतलब होता है और पर्पस, इंटेंट, रिक्रिएट का मतलब होता है दोबारा से रिफ्रेश के साथ में चीजों को क्रिएट करना, उसको रिक्रिएटेड बोलते हैं। सो अगर हम आगे देखें और आगे के पैसेज में, तो ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, वो एक आश्चर्यजनक अभिनेता था। देखिए, जो भी स्टोरी है ना, उसको आपको ध्यान से जब आप पढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं और कनेक्ट कर पाते हैं, तो चीजें आपके लिए आसान होती हैं, आसान लगती हैं। लेकिन अगर आप ऐसे ही लेंगे केवल ट्रांसलेशन को, और मेरे साथ जब आप वर्क करेंगे ना, प्रैक्टिकली हाईलाइट करते हुए चीजों को देखेंगे और उसकी मीनिंग्स को लिखेंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसकी क्या मीनिंग है, तो आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छा करेंगे इंग्लिश में, और आपकी इंग्लिश डे बाई डे बहुत अच्छी होगी। He never aspired to the lead roles, but whatever subsidiary role he played in any of the films, he performed better than supposed main player। और मैं आपको बताऊं कि उसकी कभी जो मेन रोल में रोल पाने की कभी इच्छा नहीं रही, किंतु किसी भी फिल्म में उसे सहयोगी की भूमिका अदा की, और उसने तथाकथित मुख्य कलाकारों से बेहतर भूमिका मेन प्लेयर्स में अधिक उसने परफॉर्म की। He had a genuine love for anyone he came across. His house was permanent residence of dozen of near the far relation acquaintance. He had, वह हर किसी जो मिलने वाले लोग थे उनके प्रति सच्चा प्यार करता था। उसका घर पास और दूर के रिश्तेदारों के परिचितों का निवास स्थान भी था। He seemed against Subu natures to be even conscious of feeding and the supporting so many them. वह इतने लोगों को भोजन करा रहा था और मदद कर रहा था, इस बात के प्रति जागरूक होना भी सुबु के स्वभाव के विपरीत था। Such a charitable and improvident man, and yet had enemies. Was it because seemed to so close and intimate with the boss, or was it general demon with the resembled and sycophants? और ऐसा दानी फिजूल खर्ची वाला आदमी फिर भी उसके दुश्मन थे। क्यों? क्योंकि क्या ऐसा इसलिए था कि वह बॉस के बहुत करीब था, या फिर सामान्य व्यवहार जो चापलूसों से मिलता जुलता था, या हर किसी के बारे में अच्छा बोलने की जो तत्परता थी वो थी, क्या थी? तो देखिए, कुछ मीनिंग्स उनको पहले देखते हैं। पहले परफॉर्म का मतलब होता है किसी चीज को जब आप एग्जीक्यूट करते हो। चैरिटेबल का मतलब होता है जो आप चैरिटी के रूप में काम करते हो, एक काइंडली अपनी दया के लिए करते हो लोगों को। रीअसेंबल्ड का मतलब होता है बी लाइक, सिमिलर उसके जैसा।
होना, राइट, और मिलता जुलता जिसको हम कहते हैं, रिसेम्बल्ड उसको हम कहते हैं। तो आप कह सकते हो कि क्या ऐसा इसलिए था कि वो बॉस के बहुत करीब लगता था, इंटीमेट विद द बॉस, या फिर उसके सामान्य व्यवहार जो चापलूसों से मिलता जुलता था, या किसी चीज के बारे में अच्छा बोलने की तत्परता क्या थी? सो ऑन हिज रीडनेस से नाइस थिंग्स अबाउट एवरीथिंग, हर चीज के बारे में अच्छा बोलने की तत्परता। इन केस एनी केस देयर वाज दिस मैन इन अ मेकअप डिपार्टमेंट हु वुड विश डायरेस्ट थिंग्स फॉर सुबु। जो भी हो, मेकअप विभाग में या जो ऑफिस बॉय था सुबु के लिए सर्वाधिक भयानक चीजों का सामना करता था वो। सो यहाँ पे आप देखोगे कि Yusubu saw always with the boss but attendance roles and grouped under the department called the story department, comprising lawyer and assembly writers and poets. You saw सुबु हमेशा बॉस के साथ दिखाई देता, किंतु उसकी उपस्थिति पत्रक में कथा विभाग में शामिल किया जाता था, जिसमें एक वकील, लेखक और कवियों का एक समूह था। और वकील जो थे वो कानूनी तौर पर, लॉयर वर ऑल्सो ऑफिशियली नोन फ्रॉम लीगल एडवाइजर, बट एवरीबडी रेफर टू हिम एज अपोजिट। वकील को आधिकारिक तौर पर कानूनी सलाहकार भी कहा जाता था, परंतु हर कोई उसके विपरीत बताता था उसको। An extremely talented actress who was also extremely temperamental once blew over on the sets, while everyone stood stunned and lawyer quietly switched on the recording equipments. एक अत्यंत ही प्रतिभावान अभिनेत्री जो बहुत ही अधिक तुनक मिजाज भी थी, एक बार सेट पर भड़क उठी। सेट पर गई तो भड़क उठी, बहुत सारे एक्टर्स होते हैं भाई, भड़क जाते हैं सेट पर। जबकि सब सनकर खड़े हुए, वकील ने चुपचाप आवाज रिकॉर्ड करने वाला जो यंत्र था उसको चालू कर रखा। और when actors paused for breath, the lawyer said, "1 minute please," and play back the recording. There was nothing incriminating. और जब जो एक्ट्रेस थी वो 1 मिनट सांस लेने के लिए रोकी तो वकील ने कहा 1 मिनट, और रिकॉर्ड को फिर से चालू कर दिया। फिल्म निर्माता for unmentionably fall about the actress tried its against the producers, but when she heard her voice against the sound equipments, she was struck dumb. और एक बार क्या हुआ कि जो फिल्म निर्माता ने अभिनेत्री के बारे में ये जो क्रोधपूर्ण जो भाषण था, कुछ भी अकथनीय रूप से बुरा या दोषी दिखने वाला नहीं था, परंतु जैसे ही बट वेन ही हर्ड वॉइस अगेन, लेकिन जैसे ही उसने अपनी वापस से उस वॉइस को सुनी, सो वो अवाक रह गई, वो बिल्कुल चुप हो गई, स्ट्रक डम हो गई। एडवाइजर का मतलब होता है सलाहकार, और स्ट्रक का मतलब होता है बिल्कुल रुक जाना, स्पेशली साउंड के केसेस में बिल्कुल डम से रह जाना, अवाक रह जाना, उसको हम कहते हैं स्ट्रक। अ गर्ल फ्रॉम countryside, she had not gone through the all stages. Worldly experiences generally precedes and position importance, sophistications, and found herself captivated into. एक गर्ल, एक लड़की, आप कह सकते हो कि देहात से आई ये लड़की संसार के अनुभवों के उन सभी स्तरों से नहीं गुजरी थी जो आम तौर पर महत्व और नजाकत का अवस्थान पाने से पहले होते थे, जिसमें उसे पहुंचा दिया गया था। अर्थात जो लड़की का व्यवहार था उस वर्तमान के स्तर का अनुकूल नहीं था, राइट। सो शी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर शी फेल्ट दैट डे, और उस दिन उस डर से उससे कभी उबर न सकी। That was the end of the brief brilliant actor career. A legal advisor who was also a member of story department had unwittingly brought about the sad end. और आप कह सकते हो कि उस दिन उसने जिस डर का अनुभव किया उससे कभी उबर नहीं सकी, और एक संक्षिप्त और एक अच्छे अभिनय करियर का अंत था। एक कानूनी जो सलाहकार जो कि कथा विभाग का सदस्य भी था, मूर्खतापूर्ण तरीके से दुखद अंत कर दिया था। और while every other member of department were kind of uniform, khadi dhoti with the slightly oversized or clumsily tailors and white khadi shirt, a legal advisor pants and tie sometimes coat and looked like a coat of mail. जबकि विभाग का हर दूसरा व्यक्ति
एक प्रकार के जो ड्रेसेस होती उनको पहनता था, खादी की धोती, बेढंग तरीके से सिली हुई, ढीली सी सफेद खादी की जो शर्ट होती थी वो, कानूनी सलाहकार पैंट और टाई पहनता था, कभी कभी ऐसा कोट जो कवच जैसा लगता था। अक्सर वो अकेला और असहाय दिखाई देता था। और प्रीसीड्स का मतलब होता है पहले, और सोफिस्टिकेशन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्सिटी हो जिसके अंदर, और क्लम्सली का मतलब होता है बैकवर्ड मूवमेंट और एक्शन, उसको हम कहते हैं। ऑफ्टन ए लुक अलोन हेल्पलेस, वो हमेशा एक तरीके से अकेला और असहाय दिखता था, हेल्पलेस। अ मैन ऑफ गॉड, लॉजिक इन क्राउड ऑफ ड्रीमर्स, अ नेचुरल मैन इन असेंबली, गांधीजीज एंड खादीजीज। और आप कह सकते हो कि एक स्वप्न जो देखने वाले लोग होते हैं, ड्रीमर्स जो होते हैं, उनकी भीड़ में एक नीरस तर्क देने वाला आदमी, खादीवादी और गांधीवादी लोगों के दल में निरपेक्ष व्यक्ति था। सो लाइकली सो मेनी दोज हु वर क्लोज टू द बॉस, और बॉस के करीब बहुत से लोगों भांति भांति फिल्म बनाने की अनुमति दी गई। ही वॉज अलाउड टू प्रोड्यूस अ फिल्म through a lot of rank stock and pancakes were used on it, not much came of the film। तो लोगों ने अलग अलग फिल्म बनाने के लिए अनुमति दी, बहुत सारा कच्चा माल, पैनकेक्स इसके काम में लिया गया, लेकिन फिल्म से कुछ भी ज्यादा हासिल नहीं हुआ। और एक दिन बॉस ने, then one day boss closed down the story department, and it was perhaps only instance the human history where lawyer lost their jobs because of poet were asked to go home। और बॉस के करीबी जब उन्होंने बोलने लगे कि ये पेनकेक्स को काम में लिया जाए, फिर एक दिन ने क्या कर दिया, ये जो स्टोरी डिपार्टमेंट था उसको बंद ही कर दिया बॉस ने। और एक शायद पूरे मानव इतिहास में एकमात्र उदाहरण था जहां वकील की नौकरी इसलिए छूट गई क्योंकि वो कवियों के घर जाने के लिए कह दिया था उसने। ह्यूमन हिस्ट्री वेयर लॉयर वर लॉस्ट जॉब बिकॉज पोएट वर आस्क्ड टू गो होम। सो असेंबली का मतलब क्या होता है, एक साथ चीजों को रखना, और इंस्टेंस का मतलब होता है तुरंत, राइट। अ केस ऑकरेंस ऑफ एनीथिंग, उसको हम कहते हैं इंस्टेंस, राइट। सो यहाँ पे अगर आप देखें, चीजों को समझने की कोशिश करें कि जेमिनी स्टूडियो was a favorite haunt of poet S.D.S. योगीकार एंड जेमिनी स्टूडियो एस.डी.एस. योगीकार एक स्वतंत्र सेनानी थे, एक राष्ट्रीय कवि थे, और कृष्ण शास्त्री एंड हरिनाथ चट्टोपाध्याय, एक सांगु सुब्रमण्यम और हरिनाथ चट्टोपाध्याय जो कि एक कवि नाटककार जैसे कवियों का पसंदीदा भ्रमण स्थल था। इट हैड एन एक्सीलेंट मैस with supplied good coffee at the all time of the day for the most part of the night। और ये दिन थे, और इसमें एक सुंदर भोजनालय था, और सारे दिन और रात को बहुत समय अच्छी कॉफी मिलती थी। और ये वे दिन थे, those were day when Congress rule meant provisions and meeting over the cup of coffee rather satisfying entertainment। ये वे दिन थे जब कांग्रेस के शासन में मतलब पाबंदी होती थी कि कॉफी पीते समय मिलना काफी संतोषप्रद मनोरंजक होता था। और दो बैरियर ऑफ द ऑफिस बॉय एंड द कपल ऑफ क्लर्क्स, एवरीबडी एल्स एट द स्टूडियो रेडी एंड लेशर अ प्री रिक्वेस्ट फॉर द पोएट्री। और आप कह सकते हो कि दो जो क्लर्क होते थे ऑफिस बॉयज को छोड़कर, हर आदमी खाली लगता था कि काव्य की एक पूरी शर्त है। मोस्ट ऑफ देम खादी एंड वर्शिप गांधी जी वर बियॉन्ड दैट, दे हैड द फैंटास्टिक appreciations for political thought any kind। naturally they were all averse to the terms communism। और मैं आपको बताऊं कि उनमें से अधिकांश खादी पहनते थे, गांधी जी की पूरा पूजा करते थे, परंतु इससे आगे वो किसी प्रकार के राजनीतिक विचार की जरा भी समझ नहीं थी। स्वाभाविक रूप से आप कह सकते हो वो कम्युनिज्म के खिलाफ थे, और कम्युनिस्ट एक ईश्वर विहीन व्यक्ति होता है। प्रोविजन का मतलब क्या होता है, लॉ, नियम। एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, एप्रिसिएशन का मतलब होता है ग्रेटिट्यूड, थैंकफुल, रिकॉग्निशन, इसको हम कहते हैं एप्रिसिएशन, जिसको मिलता है मतलब कि उसको रिकॉग्निशन देते हैं हम, अवार्ड रिवॉर्ड जिसके अंदर हम कहते हैं।
आगे अगर हम देखें चीजों को और समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे आप देख पाओगे, अ कम्युनिस्ट वॉज अ गॉडलेस मैन, ही हैड नो filial and conjugal love, he had no compunction about killing his own parents or childs, he always out to cause and spread unrest, violence among innocent and ignorant people। जो कम्युनिस्ट होते हैं वो एक ईश्वर विहीन व्यक्ति होता था, उसके बच्चे, माता पिता तथा पत्नी एक दूसरे को प्यार नहीं करते थे, उसे अपने माता पिता और बच्चों की हत्या करके भी ग्लानि नहीं होती थी। वो हमेशा भोले और जो अज्ञानी लोग होते हैं, इनोसेंट एंड इग्नोरेंट पीपल, उनके बीच में अशांति, हिंसा उत्पन्न करने और फैलाने को तैयार रहता था। सच अ नोटेशंस विच प्रिवेल्ड everywhere else South India and that also naturally floated about the vagary among the khadi clad poets Gemini studio। और ऐसे विचार जो उस समय साउथ इंडिया जो होता है दक्षिण भारत में हर जगह फैले हुए थे, वे स्वाभाविक रूप से जेमिनी स्टूडियो के खादीदारी कवियों में अस्पष्ट रूप से फैले थे, राइट। और इसका परिणाम शीघ्र ही देख तैयार था, शीघ्र ही मिल गया। Evidence of it was soon forthcoming when Frank Bushman Moral Rearrangement Army, और मैं आपको बताऊं कि जब फ्रैंक बुचमैन का लगभग 200 आदमियों का दल 200 strong visited Madras sometimes in 1952, they could not have found the warmer host in India than the Gemini studio। और जब फ्रैंक बुचमैन का लगभग 200 आदमियों का दल मोरल रीआर्मेंट आर्मी 1952 में कभी मद्रास आया तो उन्होंने भारत के जेमिनी स्टूडियो से बेहतर गर्मजोशी का स्वागत करने वाला मेजबान कोई भी नहीं मिल सकता था। सो कंजुअल का मतलब होता है पेरेंटिंग रिलेशन के साथ जो होती है उसको, और स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना, स्ट्रेच आउट करना, बढ़ाना, और वेगली का मतलब होता है इन अ वे जहाँ पे अनक्लियर हो, इम्प्रेसिज हो चीजें, उसको हम कहते हैं। सो समटाइम्स कॉल्ड द ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल सर्कस, और कभी कभी इनको हम इंटरनेशनल सर्कस बताया, किसी दल ने इस दल को इंटरनेशनल सर्कस बताया। They were not very good at trapeze and acquaintance with the animals was only that the dinner table, but they presented two plays in the most professional manner। वे कभी झूले पर अच्छा नहीं खेल दिखाते थे और पशुओं के साथ में अच्छा परिचय सिर्फ खाने की मेज पर होता था, अर्थात वे पशुओं का मांस खाते थे, इसके अलावा पशुओं के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। किंतु वे दो नाटकों के अत्यंत प्रशिक्षित अंदाज में प्रस्तुत करते थे। वे नाटक जोनाथन वैली और फॉरगॉटन फैक्टर, ये दो नाटक थे उनके बहुत फेमस। देयर जोनाथन वैली एंड फॉरगॉटन फैक्टर run several show in Madras and along with our other citizens of the city, Gemini family 600 show plays over and over again। और शहर और अन्य नागरिकों के साथ साथ जेमिनी परिवार के 600 लोग भी इन नाटकों को बार बार देखते थे। और मैं आपको बताऊं कि नाटकों का संदेश जो होता था सीधा सरल, द मैसेज एंड प्लेज वर यूजुअली प्लेन एंड सिंपल होमिलीज बट सेट्स द कॉस्ट्यूम्स वर फर्स्ट रेटेड। नाटकों का जो संदेश था वो सीधा और सरल नैतिक होती थी, किंतु सेट और वस्त्र अति उत्तम लेवल की होती थी। मद्रास एंड तमिल ड्रामा कम्युनिटी वर टेरिफाइड impressed for some years almost the Tamil plays had seen sunrise and sunset, the manner of Jonathan Valley with a bare stage with a white background curtain and turned play on the flute। सो मद्रास में जो आप कह सकते हो और जो तमिल की जो नाटक की मंडलियां थी वो बहुत ज्यादा ही प्रभावित थी, इम्प्रेस्ड थी, और प्रभावित तो थी ही, और साथ में आप कह सकते हो कि कई वर्षों तक लगभग सारे तमिल नाटकों में खाली मंच, पीछे की तरफ सफेद पर्दा, बांसुरियों पर बजती हुई धुन, जोनाथन वैली की तर्ज पर सूर्योदय और सूर्यास्त का सीन होता था। और कई वर्षों आप कह सकते हो कि जो धुन होती थी ना उस पर जो बांसुरी की बजती धुन पर जोनाथन वैली की तर्ज पर सूर्यास्त और सूर्योदय का दृश्य होता था। सो कई वर्ष बाद होमिल्स का मतलब होता है एक मोरलाइजिंग डिस्कोर्स होता है, मोरल जिसमें डाउन करते हैं। कॉस्ट्यूम्स का मतलब होता है ड्रेसेस, और फ्लूट का मतलब होता है बांसुरी की जो आवाज होती है उसको हम कहते हैं।
A few months later, कुछ महीने बाद मुझे पता चला कि the telephone lines, the big bosses of Madras burst, and once again we get Gemini Studio cleared whole shooting stage. Welcome another visitor. और कई वर्षों बाद, कुछ महीने बाद आप कह सकते हो, कई वर्षों बाद मुझे पता चला कि एक एमआरए जो अंतरराष्ट्रीय जो अच्छा कई महीनों बाद मुझे ये पता चला कि जो टेलीफोन लाइन से बड़े बॉस की वो एक बार बजी, अगेन जेमिनी स्टूडियो क्लियर्ड, और एक बार फिर से उस बड़े आदमी के उसमें मद्रास के जो वो थे वो उसके अनदर विजिटर, वो होल वर शूटिंग इन, और सब लोग जो शहर के लोग थे, जो वो पूरा 600 लोग वो परिवारों को देखते थे, और उसमें जो दृश्य होता था वो एक अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी विरोधी होता था। ऑल दे पोएट फ्रॉम द इंग्लैंड, सारे जो पोएट्स थे वो इंग्लैंड से थे, और द ओनली पोएट फ्रॉम इंग्लैंड सिंपल जेमिनी स्टाफ नो हेड वर वर्डस्टिट्स एंड टैनिशन, द मोर लिटरेट न्यू केटल्स एंड सेलिबियन, एंड द टू फाइट फेंटी विद द समवन नेम ऑफ इलियट, और द ओनली पोएट। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो लोग थे वो कहीं ना कहीं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी ने कहा कि वे जो पोएट हैं वो इंग्लैंड से आए हैं, और द ओनली पोएट्स फ्रॉम इंग्लैंड सिंपल जेमिनी स्टाफ न्यू हियर वर वर्ल्ड वर्ड्सवर्थ ऑफ द टेनिशन एंड मोर लिटरेट वन नो द कीट सैली एंड ब्रियन, एंड वन ऑफ टू माइट हैव अ फैंटी कम टू नो ऑफ समवन बाय द नेम इलियट। और केवल इतना पता चला कि वह इंग्लैंड के कवि थे। जेमिनी का सीधा सच्चा स्टाफ इंग्लैंड के जिन कवियों के बारे में जानता था या जिनके बारे में भी उसने सुना था, और वे वर्ड्सवर्थ और टेनिसन और अधिक पढ़े लिखे लोग केटल, सैली, ब्रियन के बारे में जानते थे, और एक या दो शायद इलियट के नाम से भी आप कह सकते हो कि एक या दो शायद इलियट नाम से किसी कवि के बारे में थोड़ा जानते थे। अब जेमिनी स्टूडियो में आने वाला कवि कौन था? He was who was the poet visiting the Gemini studio? He was not a poet, वो एक कवि नहीं था, वो संपादक नहीं, was editor. That's why boss is giving a big reception. इस वजह से जो बॉस थे उनका इतना स्वागत कर रहे थे। Vasan was also editor of the popular Tamil weekly आनंद विकेतनम, और वाशन भी सुपरिचित तमिल साप्ताहिक आनंद विकेतनम का संपादक था, और मद्रास बज्ड का मतलब होता है वाइब्रेट करना, और फैंटी का मतलब होता है फीबल स्लाइड, रिसेप्शन का मतलब होता है आप किसी के आने की खुशी में आप उनका स्वागत करते हो, उसको हम रिसेप्शन कहते हैं, राइट। और देन द पोएट स्पोक, फिर उसने बोला, पोएट ने बोला कि he could not address more than silence audience. No one knew what was the talking about, and ancient defeat by any attempt understood what was he saying. और यहाँ पे नहीं पता था लोगों को कि मद्रास में वो लोग जानते थे कि वो संपादक नहीं था। He could not have addressed moral dazzled silence audience. वो जो साइलेंस ऑडियंस थी उनको आप कह सकते हो कि बिल्कुल भी वो जो ज़्यादा चकित और शांत रहते थे उनको संबोधित नहीं कर सकते थे, राइट। मैं आपको बताऊं कि दोपहर में 4 बजे एक लंबा आदमी बिल्कुल अंग्रेज और जो स्टेज पर आधा दर्जन पंखों की हवा को झेलते हुए शांत श्रोता उनको नहीं वो समझ पाया, जो शांत जो आप कह सकते हो कि so he couldn't address the more dead silence audience. No one knew what was talking about the ancient defense attempt understanding he was saying. कोई नहीं जानता था कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं, और उनकी बात समझने के प्रयास में उनके बोलने की शैली को परास्त कर दिया था, अर्थात उनकी बात का किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। यह सब लगभग 1-8 घंटे चला और फिर कवि चले गए। द पोएट लेफ्ट एंड डिसअपियर्ड baffled एंड व्हाट वर doing, वो क्या कर रहे हैं, पूरी कह सकते हो कि हम तीतर बितर हो गए, हम क्या कर रहे हैं। What an English poet doing in film studio which makes Tamil films and simplest sort of people. एक अंग्रेज कवि को ऐसे फिल्म स्टूडियो का क्या काम है
जो सीधे सरल लोगों के लिए तमिल फिल्म बनाता है, और ऐसे लोग जिनके जीवन में अंग्रेजी काव्य के प्रति रुचि जागृत करने की संभावना नहीं है। कवि परेशान लग रहा था। पीपल वॉज लिस्ट अफोर्डेबल टू पॉसिबल कल्टिवेटिंग द टेस्ट ऑफ इंग्लिश पोएट्री। द पोएट लुक्ड प्रीटी वेफल टू, परेशान था। एंड फॉर टू मस्ट हैव फेल्ट सीड incongruity of the talk about the thrills and travels of the English poet। जो लोग थे, राइट, जो लोग थे वो बहुत ही कम अफोर्डेबल थे, और ऐसे सीधे सरल लोगों के लिए तमिल फिल्म बनाता था। ऐसे लोग जिनके जीवन में अंग्रेजी काव्य के प्रति रुचि जागृत करने की संभावना ही नहीं थी। कभी भी परेशान लग रहा था, क्योंकि एक अंग्रेज कवि की उत्तेजना और कष्टों के बारे में भाषण में बेतुकापन महसूस किया होगा, और उसकी यात्रा अवर्णनीय रहस्य रही। बिल्कुल, ही विजिट रिमेन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री, उसकी यात्रा एक मिस्ट्री की तरह रही। और यहाँ पे अगर हम देखें, एसेंट का मतलब होता है साउंड के बारे में बात होती है, वहां पर एसेंट उसको कहते हैं। और डिस्प्रेस्ड का मतलब होता है जब आप अलग अलग डायरेक्शन में बिखरे पड़े होते हैं। बेफल्ड का मतलब होता है परेशान, पजल्ड, हैरान। और द ग्रेट प्रोज राइटर of the world may not admit it, but my conviction grows stronger day after day that prose writing is not and cannot be true pursuit of the genius। हो सकता है कि संसार के दो गद्य लेखक इसे स्वीकार न करें, लेकिन मेरा विचार दिनों दिन मजबूत होता जा रहा कि किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति का सच्चा काम गद्य लेखन नहीं है और न हो सकता है। In the certain of passion, persistent, persuading, drugs and heart so shrunken and that nothing can break it. Rejection slips do not mean a thing to him. He at the sets about making a fresh copy of the long prose pieces and send into the another editor, enclosing postage for the returns of the manuscripts. It is for passion, right? और आप कह सकते हो कि ये एक वो कह रहा है कि हो सकता है कि जो हमारे संसार के गद्य के लेखक इसे स्वीकार ना करें, लेकिन मेरा विचार दिनों दिन मजबूत होता जा रहा था किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति का सच्चा काम गद्य लेखन नहीं है और ना हो सकता। यह एक धैर्य, दृढ़, लगनशील, उबाऊ काम करने वाले व्यक्ति के लिए है जिसका हृदय इतना सिकुड़ा है जिसे तोड़ा भी ना सके। अस्वीकृति की पर्चियां उसके लिए कोई मतलब नहीं देती, अर्थात जो संपादक होते हैं उनकी रचना को अस्वीकार किए जाने पर वो उनकी अस्वीकृति से परेशान नहीं होते हैं, किंतु लंबे गद्यांश के प्रति तैयार करने में जुड़ जाता है और लौटने के लिए डाक टिकट के साथ उसे किसी दूसरे संपादक को भेजता है। इट वॉज फॉर सच अ पीपल द हिंदू एंड पब्लिश अ टाइनी अनाउंसमेंट एंड इन significant corner of unimportant page, a short story contest organized by a British periodically named by the Encounter। और ऐसे ही लोगों के लिए हिंदू में एक महत्वहीन पेज के कोने में एक छोटी सी घोषणा प्रकाशित की गई थी। द इनकाउंटर नामक अंग्रेजी जो पत्रिका थी, उस पत्रिका में एक लघु कथा आयोजित करती जिसका नाम वास्तव में जेमिनी साहित्य में इनकाउंटर यानी कि जानी मानी चीज नहीं थी। ऑफ कोर्स द इनकाउंटर वाज नॉट नोन कॉमोडिटी अमंग द जेमिनी लिटरेली, और ऑफ कोर्स वास्तव में जेमिनी साहित्य में प्रेमियों के लिए इनकाउंटर जानी मानी चीज नहीं थी। सो परसिस्टेंट का मतलब होता है लास्टिंग, लंबे समय तक चलने वाली, ड्यूरेबल। डर्स का मतलब होता है अ पर्सन हु आर रूटीन, जो एक रूटीन में हो। और इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है अनइम्पोर्टेंट, जो कोई जिससे कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं। सो आई होप कि ये पैसेज को तो आप समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। I wanted to get an idea or a periodical before I spent considerable such a postage sending a manuscript to England। और मैं चाहता हूं कि जो पांडुलिपि है, राइट, मैन्युस्क्रिप्ट पांडुलिपि, और पांडुलिपि में इंग्लैंड को भेजने में काफी डाक खर्च करने से पहले मैगजीन के बारे में जानना चाहता हूँ। और उन दिनों in those days, the British Council Library had an entrance with no long-winded signboard notice make you feel sneaking into a forbidden area। और उन दिनों आप कह सकते हो कि ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी के प्रवेश द्वार पर एक लंबे चौड़े साइन बोर्ड
सूचना पट नहीं होते थे जिससे आपको लगे कि आप फॉरबिडन एरिया में प्रवेश कर रहे हो। और इनकाउंटर, एंड देयर वर कॉपीज ऑफ इनकाउंटर लेइंग अबाउट वेरियस डिग्रीज एंड फ्रेशनेस ऑलमोस्ट अनटच्ड बाय द रीडर्स। और मैं आपको बताऊं जिससे भी आपको लगेगा कि जो इनकाउंटर के अन्य पाठक थे लगभग अनछुए इधर उधर पड़े थे। मैंने संपादक का नाम पढ़ा, मैंने सिकुड़े हुए हृदय में एक घंटी बजते हुए सुनी, अनटच्ड बाय द रीडर्स। व्हेन अ रीडर्स ऑफ एडिटर नेम हैड हर्ड द बेल रिंगिंग माय स्ट्रिकन हार्ट। यही कवि था जिसने जेमिनी स्टूडियो में भ्रमण किया था। मुझे लगा कि कोई बिछड़ा हुआ पुराना भाई मिल गया। इट वाज अ पोएट हु हैज विजिटेड द जेमिनी स्टूडियो। आई फेल्ट लाइक आई हैड फाउंड अ लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर। आई सील्ड द एनवेलप एंड रोट अबाउट हिज एड्रेस। और जब मैंने लिफाफा बंद किया और उसका पता लिखा तो मैं गा रहा था। मैंने महसूस किया, आई फेल्ट दैट he too would be singing a same song and the same time long lasting brothers of the Indian films discover each by singing a same song, first reel and then final reel of the films. Stephen Splendor and Stephen, it was a name. I felt that too much would be singing a same song। और मैंने महसूस किया कि वह इसी भी समय वह गीत गा रहा होगा जैसे भारतीय फिल्म में पुराने बिछड़े भाई के रोल पर पहली रील और अंतिम रील में गाए गए गीत को गाकर एक दूसरे को ढूंढ लेते थे भारतीय फिल्मों में। सो स्टेफन स्पेंडर एक अंग्रेज कवि था, निबंधकार था, सामाजिक अन्याय तथा अन्य सब्जेक्टों पर उसने मनन किया। स्टेफन यही उसका नाम था। यहाँ पे वर्ड्स की बात करें, पोस्टेज का इसका मतलब होता है कन्वेइंग लेटर में लगाने के लिए जो पोस्टेज होता है उसको हम कहते हैं। अनटच्ड का मतलब जो जिसको टच नहीं किया गया। सील का मतलब होता है पैक, बिल्कुल स्टाम्प में पैड होता है, उसको हम कहते हैं। सो यहाँ पे अगर हम चीजों को देखें और आगे बढ़े, यहाँ पे लिखा हुआ है एंड द इयर्स लेटर व्हेन आई वाज आउट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो एंड आई हैड मच टाइम बट नॉट मच मनी, एनीथिंग एट रिड्यूस्ड प्राइस अट्रैक्टेड बाय अटेंशन। ऑन द फुटपाथ इन फ्रंट ऑफ मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस देयर वाज एन पाइल ब्रांड न्यू बुक्स फॉर 50 पैसे ईच। और कुछ वर्षों बाद मैंने जेमिनी स्टूडियो को छोड़ चुका था। मेरे पास बहुत सारा समय था, बहुत पैसा नहीं था। कोई भी घटी हुई कीमती चीज मेरा ध्यान खींचती थी और मद्रास के माउंट एवरेस्ट रोड पर पोस्ट ऑफिस के सामने फुटपाथ पर एक 50 पैसे की एक हिसाब से नई किताबों का ढेर लगा था। और एक्चुअली दे वर कॉपीज ऑफ सेम बुक्स एंड एलिगेंट पेपर बैक ऑफ अमेरिकन ओरिजिन। और एक्चुअली जो जितनी भी चीजें थी वो एक पेपर बैग के संस्करण में थी और एक सुंदर अमेरिकन पेपर बैंक में थी। तो रूसी जो आंदोलन हुआ था, स्पेशली लो प्राइस स्टूडेंट्स एडिशंस इन कनेक्शंस 50th एनिवर्सरी ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन, आई पेड 50 पैसे एंड पिक अप अ कॉपी एंड ऑफ द बुक एंड द गॉड दैट फेल्ट। और रूसी आंदोलन जो हुआ था उसकी 50वीं वर्षगांठ के संबंध में विशेष कम कीमत पर स्टूडेंट का जो संस्करण है मैंने 50 पैसे दिए और खरीद लिए। द गॉड दैट फेल्ट पुस्तक की एक प्रति उठा ली मैंने। 6 eminent men, a letter in a 6 separate essays, describe their journeys into the communism and disillusion returns under the guide Richard Wright, Ignacio Silton, Antur and Luz and 10 Stephen Spender। यहाँ पे आप कुछ अलग अलग 6 लोगों के नाम है कम्युनिज्म की इस यात्रा में। आप कह सकते हो कि उनका वर्णन था, जैसे एंड्री गाइड जो कि एक मानववादी और नैतिकतावादी थे जिन्होंने 1947 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। रिचर्ड राइट, इग्नियो सिलन, आर्थर कॉर्नेस एंड लुइस फिशर जो कि महात्मा गांधी के जीवनी पर लिखने वाला एक अमेरिकन लेखक था। इसी तरीके स्टेफन स्पेंडर भी थे। सो यहाँ पे देखिए 3 मीनिंग्स हमें मिल रही हैं, एक एलिगेंट, रिवोल्यूशन और सेपरेट। एलिगेंट का मतलब क्या होता है? रेडिकल, राइट। और रिवोल्यूशन का मतलब होता है परिवर्तन, क्रांति। और सेपरेट का मतलब होता है अलग, पार्ट को अलग रखना। सो स्टेफन स्पेंडर सडनली अ बुक अज्यूम ट्रेमेंडस सिग्निफिकेंस। और अचानक इस स्टेफन स्पेंडर अचानक इस पुस्तक ने जबरदस्त महत्व ले लिया, tremendous significance. Stephen Spender, the poet who had visited the Gemini studio, in the moment I felt dark chamber of my mind lit up and a hazy illumination. स्टेफन स्पेंडर कभी जो जेमिनी स्टूडियो में आया था, एक क्षण मुझे लगा कि मेरे दिमाग में अंधेरा का धुंधले प्रकाश से जगमगा गया। Gemini studio, the reactions of Stephen Spender at the Gemini studio was no longer a mystery.
और जेमिनी स्टूडियो में स्टेफन स्पेंडर के प्रति जो प्रतिक्रिया अब रहस्य नहीं रही। जेमिनी स्टूडियो के बॉस का स्पेंडर के काव्य से कोई लेना देना न रहा होगा, परंतु उसकी पुस्तक द गॉड दैट फाइट के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। अर्थात जेमिनी स्टूडियो का मालिक भी एक स्टेफन स्पेंडर के भांति कम्युनिज्म के बारे में विचार रखता था। So boss of Gemini Studio may have not much with Spender poetry, but with the God that fight। मतलब वो भी कम्युनिज्म के बारे में विचार रखता था, इसलिए उसको वहां पे बुलाया था, उसके जो भी सोच थे वो कराए थे वहां पे। सो ट्रेमेंडस का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य, जिसको सीक्रेट हम कहते हैं। ये तो बात हो गई हमारे जो कंप्लीट चैप्टर थे उसके कंप्लीट ट्रांसलेशन के बारे में। लेकिन अब हम बात करेंगे हम अपने क्वेश्चन आंसर सेशन पे। देखिए क्वेश्चन आंसर में यहाँ पे देखिए ये पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डज द राइटर मीन बाय द फेरी मिस्ट्री माइजरी एट दो सब्जेक्टेड मेकअप। तो ये इसका आंसर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी तरीके से सेकंड वन, एग्जांपल्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन ऑथर रेफर्स, तो ये है सेकंड का आंसर। इसी तरीके से थर्ड वन के भी आंसर है कि व्हाट वॉक डाई ऑफिस बॉय जेमिनी स्टूडियो एंड व्हाई डिड ही ज्वाइन स्टूडियो, व्हाई वाज द डिसअपॉइंटेड। तो ये है इस क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ये है कि व्हाई डिड द ऑथर अपीयर डूइंग नथिंग एट स्टूडियो, एंड फिफ्थ वन, व्हाई वाज द ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड, हु डिड शो हिज एंगर ऑन। इसके साथ साथ ये फिफ्थ का आंसर है। तो सिक्स्थ में लिखा हुआ है कि हु वाज सुबू प्रिंसिपल, तो ये है एसएस वर्शन फाउंडर ऑफ जेमिनी स्टूडियो, ये उसके प्रिंसिपल थे। सो इसी तरीके से अगर हम बात करें सेवंथ क्वेश्चन के बारे में, एट्थ क्वेश्चन के बारे में, तो आप इनके आंसर्स को इजिली देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। सो आई होप कि ये जो कंप्लीट चैप्टर है वो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं कोई डाउट है या किसी भी तरीके कोई समस्या है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।